हम लोग पिछले वीडियो में दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। अब उसका तीसरा और आखिरी टॉपिक रोलेस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? ये दो थ्योरम है, रोलेस और लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। इनको आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आते हैं रोलेस थ्योरम, यानी रोले की प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से ये समझें। लेट एफ इज ए रियल वैल्यू फंक्शन, यानी एफ जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यूज जो हैं वो रियल यानी वास्तविक है। ठीक है? तो ये फंक्शन, इसकी रोलेस थ्योरम के लिए 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। नंबर 1 कंडीशन, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a, b, जहाँ a और b कैसी वैल्यूज होंगी, ऊपर बताई हैं, रियल वैल्यूज, यानी ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नंबर 2, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b, ये फंक्शन जो है ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। थर्ड और आखिरी कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी इस फंक्शन की वैल्यू एफ ए और एफ बी आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं, इफ ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट सम सी, यानी इसके मध्य में ए और बी के बीच में एक से सी वैल्यू प्राप्त होगी ए बी के मध्य में, जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जिससे कि हमें सी का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं आखिर इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या है, जिससे इसका उपयोग, अब ज्यामितीय व्याख्या का आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं है, न्यूमेरिकल्स में इन 3 कंडीशंस का ही उपयोग करेंगे, लेकिन ये इस ज्यामितीय व्याख्या का उपयोग क्या है, ये समझने में कि आखिर रोलेस थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल थ्योरी हमको ये बताती है कि अगर हम कोई कर्व या वक्र y बराबर एफ एक्स, ये हमने प्लॉट कर लिया है। ठीक है? यहाँ x के 2 मान हैं, एक a और एक b, और इन a और b पर आप देख रहे हैं 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, a और b। ये ए बी के बीच में कर्व जो है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ए बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी है, तथा इसका एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इनके मध्य में, इनके मिड में कोई ना कोई पॉइंट, एक x बराबर c ऐसा अवश्य होगा जहाँ पर ये, अगर हम टेंजेंट खींचें तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। जो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप या उसका ग्रेडियंट 0 होता है। स्लोप को हम लोग किससे प्रकट करते हैं, m से। किससे प्रकट करते हैं, m से। तो m इज इक्वल टू 0। m को हम लोग डिफरेंशिएट या अवकलनीयता में किससे प्रकट करते हैं, f डैश c से। इसीलिए यहाँ पर इसका f डैश c की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। क्लियर? अब मैंने इसी तरीके से ये दिखाने के लिए कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो, ये दूसरा कर्व y बराबर एफ एक्स लिया है। अब देखिए यहाँ पर भी a और b के बीच में कहीं ये वक्र टूटा नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। a और b के मध्य में ये कर्व जो है आपका डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए और एफ बी भी बराबर हैं। तो यहाँ पर 3 हाईएस्ट पॉइंट मिल रहे हैं और लोअर पॉइंट ये और ये, जहाँ पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, अर्थात एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और जब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपकी सी की वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। क्लियर? अब आते हैं इसकी दूसरी थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम लोग LMV थ्योरम भी कहते हैं शॉर्ट में। कंडीशन पहली और दूसरी इसमें लगती हैं केवल रोले वाली। क्या है, लेट एफ इज ए रियल वैल्यू फंक्शन, ऊपर बता चुका हूँ। पहली कंडीशन क्या है,
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड का मतलब भी बता चुका हूँ कि ए और बी के मध्य की और ए बी भी शामिल हो। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी इसमें केवल ए और बी के बीच की संख्याएं शामिल हैं। अगर ऐसा है तो ये जो अगर दो कंडीशंस केवल पूरी हो रही हैं तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये दोनों कंडीशंस लैग्रेंज थ्योरम ये सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इनके मिड में कोई ना कोई पॉइंट सी ए बी के मध्य में जरूर होगा, जहाँ की एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। इस पे तो हमारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, कंडीशंस पे सी की वैल्यूज निकाला करेंगे। अब आते हैं इसकी आखिर उपयोगिता क्या है, यानी ज्यामिति इसकी व्याख्या। तो हमने एक कर्व लिया है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, और देखिए x के दो मान लिए हैं a और b, जहाँ पर जिस पर हमें दो पॉइंट मिले हैं a और b, जहाँ y की वैल्यूज एफ ए और एफ बी हैं। ये फंक्शन a और b के बीच में कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल पढ़ा चुका हूँ तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन a और b के बीच में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है। साथ ही साथ अब लेकिन इसका एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, अतः ये रोले थ्योरम को तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एल एम वी थ्योरम यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम ए और बी को बीच मिला लें और इस ए बी रेखा का अगर हम स्लोप या ग्रेडियंट निकालें, जो कि हाई स्कूल में आपने सूत्र पढ़ा है m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो क्या निकलेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि ये लिखा हुआ है। और इसका स्लोप भी निकालें, जो आपका ये यानी कि x बराबर जो c वैल्यू मिलेगी a और b के बीच में, इसका स्लोप क्या होगा एफ डैश सी। और ये फिगर से स्पष्ट है कि ए बी का जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो एफ डैश सी की वैल्यू यानी इसकी जो स्लोप होगा वो इसके स्लोप के बराबर होगा, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ज्यामिति व्याख्या से क्या फ़ायदा मिलेगा हमको? ज्यामिति व्याख्या से हमको फ़ायदा ये मिलेगा कि हम लोग बिना फिगर खींचे, कर्व को बिना ड्रा करे ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु, लैग्रेंज थ्योरम के द्वारा ये ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा बिंदु ए बी के मध्य में ऐसा है या ए कॉमा बी के मध्य में ऐसा है जहाँ पर खींचा गया टेंजेंट ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। रोले थ्योरम के द्वारा क्या मिलेगा कि ए बी के मिड में कौन सा पॉइंट एक ऐसा सी वाला है जिस पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? अब इनके न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबल में दो चीज़ें आपको अवश्य तैयार करनी हैं, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। एक बार मैं उनको फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि मैंने क्या क्या कंडीशंस पढ़ाई थी आपको, उसके लिए वो समझ लें। एक मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी कॉन्टिन्यूटी ऑफ सम फंक्शंस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, every rational function is continuous, the exponential function is continuous, logarithm function is continuous, mod function is continuous, sine cosine function is continuous, tangent function is continuous except यानी इनको छोड़कर, cot function भी continuous होगा इसको छोड़कर, cosec function भी continuous होगा इसको छोड़कर, इसी तरह sec function भी continuous होगा इसको छोड़कर। फिर साइन इनवर्स फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इस इंटरवल में होगी, कॉस इनवर्स की इस इंटरवल में होगी, टेन इनवर्स एक्स की कॉन्टिन्यूटी इसमें होगी, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की इसमें होगी और कॉसेक इनवर्स एक्स की इसमें होगी। ये आपको कुल मिलाकर 17 कंडीशंस हैं और ये आपको सारी की सारी तैयार करनी है। इनको तैयार बिना काम
तैयारी करे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इनका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। इसके बाद आते हैं, ऐसे ही मैंने आपको कंडीशन डिफरेंशियबिलिटी की भी पढ़ाई थी। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होंगी। अभी एक दिन पहले पढ़ाई हैं, 1-2 दिन पहले, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यानी यदि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी बिंदु पर, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी बिंदु पर, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। इसका बहुत उपयोग है। नंबर 3, यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो ये आवश्यक है कि वो कॉन्टिन्यूअस भी जरूर होगा। नंबर 4, यदि कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये जरूरी है कि वो जो है उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता। तो आपको कॉन्टिन्यूटी की सारी कंडीशंस याद करनी है जो अभी मैंने दिखाई हैं, और रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी तैयार कर लें। तो अगले टर्न पे मैं इसकी आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा। क्लियर?